नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं और इस बीच एक खबर ये आ रही है जो अभी तक औपचारिक नहीं है कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला करीब करीब तय हो चुका है। एनडीए में आपको बता दें, जेडीयू सबसे ज्यादा सीट लड़ना चाह रही थी और ये जानकारी मिल रही है, कई अखबारों में एक खबर छप चुकी है कि जेडीयू जो है वो 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी 100 से ज्यादा 101 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं चिराग पासवान जो 50 सीटें करीब करीब मांग रहे थे, उन्हें 50 से आधी नहीं बल्कि आधी से भी कम 20 सीटों के साथ संतोष करना पड़ सकता है। वहीं हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है वो 10-10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। ये अभी तक औपचारिक नहीं हुआ है, लेकिन कई अखबारों में ये खबर छप चुकी है और चर्चा भी तेज है कि एनडीए में फॉर्मूला तय हो चुका है सीट शेयरिंग को लेकर। दूसरी तरफ जो महागठबंधन है, वहां सीट शेयरिंग को लेकर अभी कुछ भी कागज पर दिखाई नहीं दे रहा है। अभी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा चला रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा बिहार की सड़कों पर कर रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही जुड़ रहे हैं। विजय जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही साथ दैनिक जागरण के स्थानीय संपादक नीलू रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत नीलू जी आपका। जी विजय जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर पिक्चर साफ हो सकती है कुछ दिनों में, लेकिन अभी जिस तरह की जानकारी मिल रही है उसमें ये दिखाई दे रहा है कि सीट शेयरिंग कोई बड़ी चुनौती एनडीए में दिखाई नहीं दे रहा। करीब करीब सब कुछ साफ हो चुका है, तय हो चुका है। देखिए, अभी जो जानकारी मीडिया में है उसी के अनुसार, उसी के आधार पर हम बातचीत कर रहे हैं। मेरे पास तो कोई अंदरूनी सूत्र नहीं है। नीलू रंजन जी के पास हो तो आप उनसे पूछ लीजिएगा। मोटे तौर पर यही कहा जा रहा है कि 100-102 पर नीतीश की पार्टी, 100-102-103 पर बीजेपी, यानी करीब करीब बराबर की सीटें, और 20 सीटें चिराग पासवान को जो जो 40 सीटें मांग रहे हैं, और बाकी जो बच गई 20 सीटें वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को और दूसरे जो सहयोगी हैं जीतन राम मांझी, उनके बीच में बांट दी जाएगी। उसका आधार क्या होगा ये अभी तय नहीं है। मुकेश सहनी अगर इंडिया गठबंधन छोड़कर इस तरफ चले आते हैं तो उनके लिए भी कुछ सीटें छोड़ी जाएंगी, ऐसा भी कहा जा रहा है। ये पिछले बार के 2020 से थोड़ा सा फर्क इस हिसाब से है कि पिछले बार नीतीश अड़ गए थे कि उनको बीजेपी से एक सीट ज्यादा हर हालत में चाहिए, तो 122 और 121 सीटों का बंटवारा हुआ था। 122 में से फिर नीतीश ने अपने हिस्से में से साथी दलों को कुछ सीटें दी थी और बीजेपी ने अपने हिस्से में से साथी दलों को सीट दी थी। चिराग पासवान पिछली बार अलग चुनाव लड़ रहे थे। इस बार चिराग पासवान की जो महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व सामने आया है पॉलिटिकल, उसको देखते हुए 20 सीटों पर क्या वो मान जाएंगे? 5 लोकसभा सीटें जीती हैं और 1 लोकसभा सीट मोटे तौर पर बिहार में 6 विधानसभा सीटों का प्रतिनिधित्व करती है। तो उसके हिसाब से भी देखा जाए तो 30 सीटें तो बनती ही हैं। बीच में तो वो कहते रहे कि मैं बिहारी हूँ, बिहारियों की इज्जत के लिए लड़ूंगा और बिहार आकर लड़ूंगा, और खुद विधानसभा 20 सीटों के लिए तो वो विधानसभा चुनाव लड़ने से रहे। तो ये पेच कैसे सुलझेगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। वो कैसे ये पेच सुलझेगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। नीलू रंजन जी, बिहार में अभी चुनावों में वक्त है, अभी चुनावों की तारीखों की घोषणा नहीं की है। औपचारिक तौर पर तो सीट शेयरिंग की जो डिटेल्स हैं वो भी नहीं आई है, लेकिन जो अभी तक का आंकड़ा दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक क्या लग रहा है कि चिराग पासवान मान जाएंगे 20 सीटों पर? क्योंकि चिराग पासवान लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये कहते रहे हैं कि वो 50 के करीब करीब सीटें तो ज़रूर चाह रहे हैं कि उन सीटों पर लड़ें। उनके जो जीजा हैं अरुण भारती, वो भी कई जगह पर सोशल मीडिया पर भी लिख चुके हैं कि चिराग जो है वो बिहार में बड़ी भूमिका उनको निभानी चाहिए। इस तरह की जो मांग है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच से भी उठ रही है और जनता के बीच से भी उठ रही है। 20 पर समझौता हो जाएगा क्या? कि अभी तक कोई फॉर्मूला सामने नहीं आया है कि जिससे ये कहा जाए कि हाँ ये सीटों का बंटवारा जो है सही है। ये जो अंदाजा है, ये 20 सीटों वाला जो है ये बहुत पहले से चल रहा है कि इतनी इतनी सीटें दी जाएंगी।
जो मेरी बातचीत हो रही थी उसमें अभी भाजपा ने औपचारिक रूप से सीटों के बंटवारे को लेकर कोई बातचीत नहीं की है। जो चिराग पासवान के यहाँ से लंबे समय से खबरें छप रही थी कि कितने सीटों पे वो नंबर 2 रहे, हार जीत में कितने सीटों पे वो के अंतर से उनको ज्यादा वोट मिला, और इसके आधार पे वो लगभग 40-45 सीटों पे दावा कर रहे हैं। वो तमाम अखबारों में उस ढंग से उन्हीं के यहाँ से खबर भी छपी। ये भी खबर छपी कि प्रशांत किशोर से उनकी जुलाई में मुलाकात भी हुई है, 2 बार मिले हैं। ये भी बाहर बातें आ रही हैं, यानी कि वो दिखाना चाह रहे हैं कि मेरा ऑप्शन खुला हुआ। लेकिन जो अमित शाह से जब जुलाई में ही बातचीत हुई और इसमें अगस्त में ही बातचीत हुई, तो वो पूरा कॉन्फिडेंट थे कि ये कहीं नहीं जाएंगे। वो सीटों के लिए अगर चाह रहा है कोई पार्टी, हमारे सहयोगी उनकी अपनी पार्टी है, ज्यादा सीटें चाह रहे हैं तो गलत नहीं है। लेकिन जो उनका कॉन्फिडेंस था वो ये था कि वो मान जाएंगे। और अभी आप देखेंगे कि पिछले 10-15 दिनों से जिस ढंग से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पे हमला जो कम किया है, वो जिस पहले जो बोल रहे थे वो कम हुआ है। इसका मतलब ये कि उनको मैसेज दिया गया है कि अब आप हमला नहीं करेंगे, चाहे जो भी कारण हो। तो जो जानकारी मिल रही है वो यही। तो जो भाजपा का ये कहना है कि 20-25, मतलब कोई 20 नहीं हो सकता है, 20 से 25 के बीच सीटें उनको मिलेगी, क्योंकि उसे ज्यादा सीटें है नहीं। सीटें देने के लिए भाजपा नहीं देगी। सीटें जो है वो जीतने वाली जो उनकी सीटें हैं वो उनको दी जाएगी, जहां वो जीत सकते हैं, जहां वो लड़ सकते हैं। और इस बार एक और वहां चेंज ये है कि वहां पे अलग अलग पार्टियां अपनी अलग अलग तैयारी नहीं कर रही। सभी पार्टियां, एनडीए पूरा जो है वो सभी सीटों पे एक साथ तैयारी कर रहा है। और जितनी बैठकें हो रही हैं वो एनडीए की बैठक हो रही है। जिला स्तर पे हो चुका है, ब्लॉक स्तर पे हो चुका है। अब वो बूथ वाइज, बूथ कर रहा हूं मैं, जो सीट वाइज जो है वो भी एनडीए की बैठक हो रही है। और उसमें एनडीए के कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो जीत सकते हैं, 1, 2, 3, वो निकाला जा रहा है। वो किसी पार्टी से भी हो सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो इस बार वहां थोड़ा सा अलग फॉर्मूले के साथ मतलब अमित शाह आगे बढ़ रहे हैं। क्या स्वरूप होगा, जो मेरी बातचीत थी उसमें था कि सितंबर के फर्स्ट वीक में वो जाएंगे। अभी तक भाजपा ने अपना कैंपेन शुरू नहीं किया है, कहीं कुछ हुआ नहीं आ रहा है। अंतिम के 1 से 1.5 महीने के बीच में इनकी प्लानिंग है कि जो जिस ढंग से ये कैंपेन करते हैं, चुनावी अभियान चलाते हैं, तो वो चुनावी अभियान शुरू होगा। और सितंबर के फर्स्ट वीक में अमित शाह वहां बिहार जाएंगे और चुनाव के लिए जाएंगे। पिछले महीने गए, इसी महीने गए थे वहां पे सीतामढ़ी में, लेकिन वो राम जानकी मंदिर का जो शिलान्यास था, वो सीता माता का जो जन्म स्थान है वहां पे, तो उसके लिए गए थे। एक रैली उन्होंने गया में भी प्रधानमंत्री ने की। लेकिन चुनावी अभियान जिसे कहते हैं वो भाजपा ने शुरू नहीं किया है। प्रशांत किशोर 1 साल से चुनावी अभियान पे हैं, लगातार वो पैदल यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी जो है वो सड़क पे हैं, उनकी यात्रा चल रही है। भाजपा और एनडीए ने अभी मतलब उस ढंग से कोई कैंपेन शुरू नहीं किया है। जो इनसाइड इंफॉर्मेशन आपके पास है, जो आप बता रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो चुनावी कैंपेन में अभी थोड़ा समय ले रही है, लेकिन जो तैयारी है चुनाव को लेकर, चाहे वो कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर जो तैयारी चल रही है, जो ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर जो बैठकें चल रही हैं, वो एनडीए की बैठकें चल रही हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं, नीलू रंजन जी, तो वो अमित शाह से मिलते हैं। दिल्ली में जो मुलाकात होती है, उस मुलाकात में क्या फाइनल होता है? नहीं, कुछ नहीं। जो तमाम चीजें जो शेयर होती हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, जो मुद्दे चल रहे होते हैं, उन मुद्दों पे आपस में विचार शेयर कर लेते हैं। अब अगर उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाना है तो एनडीए की बैठक हो जाएगी। अगर एनडीए के जो है वो मुख्यमंत्री परिषद नाम दिया इन्होंने, तो उसकी बैठक होनी है। तो उसमें मुद्दे जो आएंगे कि देश के सामने क्या क्या चीजें हैं, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, आप लोगों क्या इश्यू है, वो सामने आते हैं। चुनाव अभियान जो होता है वो एक अलग लेवल पर होता है। चुनाव की तैयारी अलग है। चुनाव की तैयारी अगर आप देखेंगे तो भाजपा ने काफी लंबे समय से पहले शुरू कर दी थी। और वहां पे
जो खासतौर पे महिलाओं के लिए बहुत सारे इस बार पूरे देश से महिला कार्यकर्ता जो है भेजा जा रहा है, क्योंकि महिला वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक है जो नीतीश कुमार का अपना पर्सनल वोट बैंक है और जो 20 सालों में उन्होंने तैयार किया है। जो महिलाओं के बीच में प्रधानमंत्री मोदी की भी लोकप्रियता है, तो उस महिला वोट बैंक को जो कास्ट से अलग हट के भी वोट देता है, तो उसको कैसे किया जाए उसकी एक अलग से तैयारी है। वहां पे जो विस्तारक, महिला विस्तारक हैं, वो भेजे जा चुके हैं, वो काम कर रहे हैं। लेकिन वो चुनाव की तैयारी है, चुनाव अभियान जिसे कहते हैं, कि जिसमें रैली होती है, नुक्कड़ सभाएं होती हैं, गांव-गांव पहुंचना होता है, घर-घर जाकर के सब पम्फलेट बांटना होता है। नारे क्या होंगे, नारे तय नहीं। कैंपेन में अभी समय ले रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इस बीच बाकी रणनीति तय की जा रही है। विजय जी, जो बात नीलू रंजन कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना इलेक्शन को लेकर जो प्रिपरेशन है उस पर फोकस कर रही है। कैंपेन पर बात पे आएंगे, लेकिन कैंडिडेट्स कौन होंगे, कैंडिडेट्स की सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा, यहाँ पर बीजेपी का जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो इस बेस पर होगा कि पार्टी से ज्यादा ये देखा जाएगा कि कौन सी पार्टी का कौन सा कैंडिडेट उन्हें जितवा सकता है। इस तैयारी को, इस रणनीति को आप कैसे आंक रहे हैं? देखिए, कागजों पर तो हर पार्टी या हर गठबंधन यही कोशिश करता है, लेकिन जब इंडिविजुअल लेवल पर चीजें आती हैं तो हर पार्टी को लगता है कि ये सीट मैं ही जीत सकता हूं। ये भी अनोखी बात है। हर नेता को नजर आता है कि ये सीट तो मैं ही निकाल सकता हूं, कोई दूसरा निकाल नहीं सकता। दूसरा, पिछली बार के जो हनुमान थे चिराग पासवान, उन्होंने जो नीतीश कुमार की लंका डुबोने की कोशिश की थी, उसका असर इस बार भी देखने को मिलेगा, ऐसा मोटे तौर पर कहा जा रहा है। एक दूसरे के कार्यकर्ता एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहारे। जहां नीतीश के उम्मीदवार होंगे वहां पासवान का वोट मिल जाएगा, संशय है। और जहां पासवान के उम्मीदवार होंगे वहां नीतीश का वोटर वहां उनको वोट दे देगा, इस बात को लेकर भी संशय है। फिलहाल तो देखिए, कुल मिलाकर 5 साल में नीतीश कुमार की सरकार ने जितनी घोषणाएं नहीं की, उतनी अकेली उससे ज्यादा घोषणाएं तो पिछले 1-1.5 महीने में कर दी हैं। तो इससे पता लगता है कि चुनाव जीतने का डेस्पिरेशन कितना है। और 10-11 साल की डबल इंजन की सरकार, बीच में थोड़ा सा समय छोड़ दिया जाए तो उसके बावजूद भी उतना कॉन्फिडेंस का लेवल नजर नहीं आ रहा। और फिलहाल तो पूरा एनडीए बैकफुट पर है। अभी तो बिहार में एसआईआर है, पद यात्रा है, अधिकार यात्रा है, राहुल गांधी का मोटरसाइकिल पर जाना है, ये तमाम चीजें छाई हुई हैं। और जो गोदी मोदी मीडिया के चैनल हो या अखबार हो, वहां भी उनको भी स्पेस देना पड़ रहा है। ये पॉलिटिकल स्पेस छीनी है राहुल गांधी ने। इसको लेकर भी। और तीसरी बात, प्रशांत किशोर जिस ढंग से हमले कर रहे हैं, नीतीश की मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, उनकी अलग अपनी एक फैन फॉलोइंग है, तो वो एनडीए के लिए एक तीसरा बड़ा संकट है। मैं सवाल लूंगी नीलू रंजन जी से, नीतीश कुमार को लेकर खासकर नीलू जी, क्योंकि नीतीश कुमार को टारगेट जो है वो किया जा रहा लगातार। महागठबंधन अपने तरीके से नीतीश कुमार को टारगेट कर रहा है। इसके अलावा प्रशांत किशोर जिस तरीके से नीतीश कुमार की घेराबंदी कर रहे हैं, उनके खिलाफ घेराबंदी कर रहे हैं, और इधर चिराग पासवान, बेशक उनके सुर थोड़े ढीले जरूर हुए हैं, लेकिन चिराग पासवान को हमने देखा कि कुछ वक्त पहले वो लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर खुलकर नीतीश कुमार को, उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। लगातार उनकी तरफ से नीतीश कुमार के खिलाफ हमले बोले जा रहे थे। ठीक है, चुनाव करीब आ रहे हैं, रणनीति थोड़ी बदली है, चिराग पासवान का स्टांस अभी थोड़ा ढीला जरूर पड़ा है, लेकिन क्या चुनावों के वक्त, जब चुनाव जोर पकड़ेगा, उस वक्त चिराग शांत रह पाएंगे? चिराग एक बड़ी चुनौती है, और इधर नीतीश कुमार को अगर नुकसान होता है तो मानते हैं आप सीधा सीधा एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है? नहीं, देखिए, उसमें अभी जो आप कह रही हैं कि नीतीश पे हमला कर रहे हैं, पूरी यात्रा निकल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हर दिन हो रहा है, मैंने नीतीश का नाम लेते नहीं सुना है। नीतीश कुमार 20 साल से वहां मुख्यमंत्री हैं। उनके स्वास्थ्य को लेके 6 महीने पहले तक प्रशांत किशोर से लेके और तेजस्वी यादव तक सब लोग हमलावर थे और तंज कसते थे कि वो नहीं कर रहे हैं। अभी जितना मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन पाया हूं, बहुत माइन्यूटली देख रहा हूं, तो नीतीश पे प्रसन्न हमला नहीं कर रहे हैं, उनका नाम नहीं ले रहे हैं। जो प्रशांत किशोर है, उन्होंने भी नीतीश का नाम लेना बंद कर दिया है।
वो जेडीयू में अशोक चौधरी पे हमला कर रहे हैं, भाजपा के नेता हैं उनकी पोल खोल रहे हैं, सम्राट चौधरी से लेके सबके बारे में बोल रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार है, ऐसे है वैसे है। नीतीश पे कोई हमला नहीं कर रहा। और पिछले 15-20 दिन में जो नीतीश सरकार को लेके जो हमलावर थे चिराग, वो हमला भी बंद हो गया है। अब नीतीश कुमार के ऊपर जो हमले थे वो क्यों बंद हुए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिसको समझने की जरूरत है, और मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। जहां तक बात रही कि चिराग पासवान की जो वोट बैंक है पासवान, वो नीतीश कुमार को वोट नहीं देगा। जब वो हमला करे थे नीतीश कुमार पर चिराग पासवान अभी 1-1.5 महीने पहले तक, तो उस वक्त भी हमने पता किया कि भाई उनकी पार्टी के लोग एनडीए की बैठक में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उस वक्त आ रहा था कि एनडीए छोड़ के जा रहे हैं, वो उनकी बातचीत चल रही है। तो पता चला कि सभी बैठकों में उनकी पार्टी के लोग जा रहे हैं। बाहर बयान मीडिया में भले जो भी दें वो, लेकिन उन बैठकों में हर जगह पे उनकी पार्टी के लोग जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और बूथ स्तर पे हर जगह पे मौजूद है। तो वो जो सिनर्जी बन रही है वो एक अलग सिनर्जी है, और उसका क्या परिणाम होगा वो तो चुनाव बताएगा। जो अभी जो कहा जा रहा है कि भाई गोदी मीडिया और तमाम चीजें, मैं इस ढंग के शब्द प्रयोग नहीं करता हूं, कि ये दिखाने को मजबूर हो रहे हैं राहुल को और तेजस्वी की यात्रा को, और वो बिल्कुल आगे निकल गए हैं, प्रशांत किशोर आगे निकल गए हैं, और एनडीए कहीं दिख नहीं रही। मैंने आपको पहले कहा कि एनडीए ने अभी शुरू ही नहीं किया कैंपेन। प्रशांत किशोर 1 साल से कर रहे हैं, दिल्ली तक से लोग इंटरव्यू लेने जा रहे हैं उनको, बड़े बड़े अखबार के लोग, बड़े बड़े चैनलों के लोग। जो राहुल गांधी और तेजस्वी हैं वो सड़क पे हैं, मतलब इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री वहां पहुंच रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। कल स्टालिन थे या सचिन पायलट हैं, सब लोग जा रहे हैं वहां पे। भाजपा ने भी शुरू नहीं किया है। ये अगर सिचुएशन को अगर आपको थोड़ा सा एनालाइज करना हो, समझना हो, तो 6 महीने पहले दिल्ली का जो इलेक्शन हुआ था, चुनाव जी, तो उससे आप देखिए कि नवंबर-दिसंबर से शुरू कर दिया था अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चुनाव प्रचार। और कांग्रेस में भी संदीप दीक्षित और अजय माकन सब शुरू कर दिए थे, तमाम चीजें उनकी शुरू, यात्रा वत्रा हर जगह शुरू हो गया था। देवेंद्र यादव जो है वो पूरा संपर्क अभियान चला रहे थे, और कहा जा रहा था कि बड़ी लड़ाई की तरफ वो जा रहे हैं। कांग्रेस ने अपना जो स्थानीय नेता थे वो तो आ गए थे, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तो बहुत लेट आए थे। नहीं आई थी। लेकिन मेरी जब बात हुई थी इस मामले में, तो इनका, बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि हम दिल्ली का इलेक्शन मुश्किल से 25 दिन का कैंपेन हमारा था, और कैंपेन में क्या क्या करना है, कैंपेन कैसे जाएगा, हर बूथ पे कैसे हम पहुंचेंगे, हर घर में कैसे पहुंचेंगे, बूथ पे जितना कैसे सुनिश्चित करेंगे, उसकी तैयारी पहले से होती है। कैंपेन तो 20-25 दिन का ही था। तो अब जब कैंपेन भाजपा का शुरू होगा वहां पे एनडीए का, उसके बाद चीजें समझ में आएगी कि हाँ इश्यूज क्या है, कैसे हैं, वो देखा जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ जो हमला नहीं बोल रहे हैं, जो चुप्पी है, मतलब इंडिया गठबंधन नेताओं, देखें तेजस्वी यादव की हाल फिलहाल की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में वो एक स्टेटमेंट दे ही देते हैं नीतीश कुमार को लेकर, उनके स्वास्थ्य के लेकर, कि आप जान ही रहे हैं नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य कैसा है, मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। इस तरह की बात तो तेजस्वी यादव आज भी करते हैं। वो है, लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूं उसके पीछे कारण अलग है। कारण ये है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य जो है चर्चा का विषय बना हुआ है आज से नहीं, लंबे समय से। जब तेजस्वी के साथ सरकार में थे वो, तो बीजेपी के नेता बोलते थे, यही सम्राट चौधरी उनके स्वास्थ्य को लेकर बोलते थे, और जब भाजपा में आए तो तेजस्वी बोलने लगे, प्रशांत किशोर बोलने लगे। तो नई बात नहीं है। यानी कि वहां जो ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार का ये अंतिम चुनाव हो सकता है, अगले 5 साल बाद ये चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये कहना मुश्किल है। माना जा रहा है कि अंतिम चुनाव होगा, और किसी बड़े नेता का जो 20 साल से वहां मुख्यमंत्री है, उसका अगर अंतिम चुनाव है कि अंतिम बात हमें चाहिए, तो उसके जो वोटर हैं, समर्थक हैं, वो उसके साथ जुड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि चलो अंतिम बार दे देंगे।
तो ये भी एक है। दूसरी बात कि वहां पे नीतीश कुमार के 20 साल के शासन में ये तो थोड़ा सा क्या कह सकते हैं उसको, फैक्टिक तो है लोगों में कि 20 साल से वही चीजें चली आ रही है, वही चली आ रही है, लेकिन नाराजगी जो है वो नहीं है। और नीतीश पे अगर हमला करते हैं तो कहीं नीतीश के समर्थक नाराज ना हो जाए। आप ये कह रहे हैं नाराजगी नहीं है, नाराजगी मतलब कैसे नहीं है? छात्र जो है वो प्रदर्शन पर बैठते हैं, सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन होता है, और जिस तरीके से छात्रों पर लाठियां बरसाई प्रशासन ने, आपने देखा कितना कुछ हुआ। कैसे दिखाएगा युवा और नाराजगी? इसी तरीके से दिखाएगा। बेरोजगारी के मुद्दे पर जब युवा सामने आकर खड़े होकर मुख्यमंत्री सरकार पर हमला कर रहा है तो ये एक बड़ा मुद्दा बनता है। बेरोजगारी, पलायन, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, लॉ एंड ऑर्डर, तमाम मुद्दों पर हम देख रहे हैं कि बिहार में आए दिन कुछ ना कुछ प्रदर्शन होता है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहद खराब है। किस तरीके से हमने देखा कि अस्पताल के अंदर जाकर फायरिंग हो जाती है। वो तमाम इश्यूज हैं और ये एक बड़ा जो आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का अंतिम चुनाव हो सकता है, जाहिर तौर पर यह बात इस चुनाव को और बड़ी कर देती है। ऐसे में क्या नीतीश कुमार को सिंपैथी बचा लेगी, या नीतीश कुमार के खिलाफ जो तमाम मुद्दे उनकी सरकार के खिलाफ जा रहे हैं वो नीतीश कुमार को इस अंतिम चुनाव में एक बड़ा झटका देंगे? ये इस वक्त बड़ा प्रश्न है। आप लगता नहीं आपको कि नीतीश कुमार के सरकार में, उनके प्रशासन में जो छात्रों के मुद्दे हैं वो जिस तरीके से बढ़े हुए, लगातार आप देखिए रेलवे भर्ती का मामला हो, अलग अलग परीक्षाओं में जो पेपर लीक के मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों पर सरकार घिरी है। नहीं, देखिए ये मुद्दे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन मुद्दों पे सरकार गिरती है, लेकिन बिहार की परिस्थिति विशेष है। वहां बिहार में लालू यादव के समय में तमाम अपराध होने के बावजूद भी उनका वोट बैंक जो था उनके साथ एकजुट था। दोनों का अपना अपना वोट बैंक है। और ये जो धरना प्रदर्शन और तमाम चीजें होती हैं, इसके बावजूद, सब कुछ के बावजूद, वो वोट बैंक नीतीश का जो है अपना पर्सनल 16% का वोट बैंक, वो इंटैक्ट चुनाव दर चुनाव दिखता रहा है। वो आप इश्यूज बता रही हैं, सही, वो इश्यूज तो होंगी ही होंगी। जो कानून व्यवस्था की स्थिति के इशू है वो पश्चिम बंगाल में भी है, वो बाकी राज्यों में भी है। जो धरना प्रदर्शन है वो बाकी राज्यों में भी है, बिहार में भी है। लेकिन उन तमाम की वजह से जो नीतीश का जो अपना समर्थक वर्ग जो है, क्या वो नीतीश से नाराज होकर के जाएगा? एक और अंतर बहुत महत्वपूर्ण है 2020 और 2025 के चुनाव में। 2020 के चुनाव में आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव जो है वो प्रचार कर रहे थे कि नौकरी देने के नाम पे सब जितने भी हैं सभी वर्गों को जोड़ने की बात कर रहे थे। और लालू यादव की तस्वीर पीछे थी, पोस्टरों पे नहीं थी उस वक्त उस ढंग से, और एक नए युवा के नेता के रूप में वो आ रहे थे। लेकिन इस बार जो है वो लालू यादव आ गए हैं, वो सबको जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब उनके पूरे प्रचार में जो है वो माई समीकरण जो है वो ज्यादा झलक रहा है। क्या रणनीति है, क्या कारण है, मैं नहीं जानता हूँ, ज्यादा वो बता सकते हैं। तो ये सब अंतर है जो दिखेगा कि क्या होता है। जी ठीक है। नीतीश कुमार के जो अपने वोट बैंक की बात अभी नीलू रंजन जी कर रहे थे, आपको लगता है कि ये जो इस वक्त बिहार में वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी, तेजस्वी यादव निकाल रहे हैं, जिसमें इंडिया के नेता भी शामिल हो रहे हैं, इंडिया गठबंधन के, वो सेंधमारी करने में कामयाब हो पाएंगे इस बार? क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा के जरिए बड़ी और गंभीर बातें जो हैं वो लगातार की जा रही हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की ओर से। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दे दिया गया। इसके अलावा बार बार ये जनता को बताया जा रहा है कि आपका जो वोट, जो आपको संविधान की ओर से मिला है, वो खतरे में आ गया है, वो कट सकता है। क्या ये जो तमाम बातें हैं वो एनडीए के जो इंटैक्ट वोटर्स हैं उसमें सेंधमारी करने में कोई कामयाबी दिला सकते हैं महागठबंधन को? देखिए भाई, इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें बीजेपी के कुछ नेता चिंता जाहिर कर रहे थे कि सर एसआईआर के कारण तो उनका वोटर भी, उसका नाम भी वोटर लिस्ट से कट सकता है, इस बात की आशंका भी उनको सता रही है। तो अंतिम वोटर लिस्ट तय करेगा, जो अंतिम सूची आएगी चुनाव आयोग की तरफ से, कि कितने वोटर हैं
उससे कुछ चुनाव का आधार तय होगा। इस बार बड़ा विचित्र हो गया मामला। दूसरा, बिहार में 14% का खेल है। नीतीश के मोटे तौर पर 14% का वोट बैंक है। लालू यादव का जो यादव वोट बैंक है, मूल वोट बैंक, वो 14% का है करीब करीब। बीजेपी का सवर्ण जाति का वोटर है, वो जो सॉलिड उनका वोट बैंक है, वो भी 14% का है। तो मामला थोड़ा सा 14% वाला मामला थोड़ा है, दिलचस्प है। एक बात और मुझे ये कहनी थी कि अशोक गहलोत बार बार कहते हैं कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो पर्दे के पीछे बहुत सारे खेल खेले जाते रहे हैं। सत्तारूढ़ पार्टी का चुनाव अभियान का तरीका अलग होता है, विपक्ष का चुनाव अभियान का तरीका अलग होता है। सत्तारूढ़ पार्टी क्या करती है? चुनाव जीतने से 6 महीने पहले धड़ाधड़ नई नई घोषणाएं, महिलाओं को इतना देंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इतना देंगे, विकलांगों का पेंशन बढ़ा देंगे, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ा देंगे, और ये लाड़की बहना स्कीम, तमाम तरह की स्कीमें, माई योजना, ये सारी शुरू करती है कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी जो भी सत्ता में हो। अब मोदी जी के लगातार बिहार में दौरे हो रहे हैं। हर बार आते हैं, कभी 18,000 करोड़, कभी 16,000 करोड़, कभी 20,000 करोड़ की सौगातें दे के जा रहे हैं। ये सब चुनाव अभियान का हिस्सा नहीं है तो फिर क्या है ये? तो तैयारी तो है और उसके हिसाब से ही चीजें चल रही हैं। एक सट्टा बाजार का एक नया जो आंकड़ा सामने आया है, सट्टे पर मैं बहुत यकीन नहीं करता, लेकिन अब सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, बातचीत के लिए। वो कह रहा है कि एनडीए को 125, इंडिया को 105 और प्रशांत किशोर को 40। ये तो बहुत प्रशांत ही किशोर लगता है अविश्वसनीय लगता है। और अगर ये ये आंकड़ा 40 की जगह 3-4 प्रशांत किशोर की आई और बाकी 35 अगर इस तरफ चली जाती हैं तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। अगर प्रशांत किशोर 35-40 सीटें निकाल गए तो प्रशांत किशोर जो है वो किंग मेकर की भूमिका में होंगे। मैं तो सिर्फ चर्चा के लिए, मतलब टॉकिंग पॉइंट के रूप में बात कर रहा हूँ। नीलू रंजन जी, क्या लग रहा है प्रशांत किशोर को लेकर? क्योंकि जिस तरीके से वो डटे हुए हैं और लगे हुए हैं चुनाव को लेकर, और सबसे पहले अगर कहें कि चुनाव की तैयारी और चुनाव को लेकर जो तमाम भूमिका बनाई है वो प्रशांत किशोर ने बनाई है। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, जन स्वराज पार्टी उन्होंने बनाई। अब तक प्रशांत किशोर ने बड़ी बड़ी पार्टियों को चुनाव लड़ाया, लेकिन पहली बार है वो चुनावी मैदान में है। सबसे पहले तैयारी उन्होंने की, सबसे पहले चुनावी लड़ाई में वो उतरे। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव में कोई खेला करेंगे, किंग मेकर की भूमिका में भी आ सकते हैं, ऐसा आपको लगता है क्या? किंग मेकर की भूमिका में नहीं आ सकते हैं, लेकिन कौन सा गठबंधन की सरकार बनेगी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभा सकते हैं। क्योंकि बिहार में अगर 2020 का चुनाव देखेंगे तो जो महागठबंधन है उसका केवल 12,000 वोट कम आए थे एनडीए के से, और वो सरकार नहीं बना पाई थी। यानी कि बहुत कम वोटों के अंतर से बहुत ज्यादा सीटों में हार जीत का फैसला हो गया था, और वो उसकी वजह था कि चिराग पासवान एक नई पार्टी के साथ वो चुनाव लड़ रहे थे और जेडीयू जो है वो 43 पे सिमट के रह गई थी। अब अगर इस बार प्रशांत किशोर आ रहे हैं और उनका प्रचार अभियान 1 साल से जारी है, उनको पल्स मालूम है कि कैसे हम चुनाव जीतते हैं। भले उनका कैंडिडेट चुनाव जीतने वाले वोट न ला पाए, बहुत कम जगह ला पाए, लेकिन अगर उनका कैंडिडेट इतने वोट लाता है कि हार जीत का फैसला कर देता है, हार जीत के अंतर तय कर देता है वहां पे, तो दोनों गठबंधन को नुकसान पहुंचेगा, मतलब एनडीए को भी और महागठबंधन को भी। कहां किसका नुकसान पहुंचेगा वो अभी भविष्य बताएगा, उस वक्त तय होगा जब कैंडिडेट सामने आ जाएंगे तब होगा। लेकिन एक बात जो वहां और भी कही जा रही है कि अभी प्रशांत किशोर चूंकि 1 साल से लगे हुए हैं, लगातार प्रचार चल रहा है, उनका इंटरव्यू आ रहा है, सोशल मीडिया में हर जगह उनका बिल्कुल पहुंच है, और उनके वर्कर्स गांव-गांव तक पहुंच भी गए हैं। कुछ लोग उनको पेड वर्कर्स बोलते हैं, कुछ बोलते हैं कि नए ज्वाइन किए हैं, वो अलग अलग पॉलिटिकल लगते रहते हैं आरोप प्रत्यारोप, उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन एक बात जो कही जा रही है कि वहां आमने सामने की लड़ाई में, क्योंकि इस बार जो है वो उखाड़ फेंकना है एनडीए को, 20 साल की सरकार है और जिस ढंग से जोड़ लगा रहे हैं महागठबंधन कांग्रेस और आरजेडी, और ये बचाना चाहेंगे।
उसमें जो पोलराइजेशन होगा कि ये जीते और वो जीते, तो कुछ लोगों का मानना है, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि उस वक्त शायद जो पॉपुलैरिटी अभी दिख रही है प्रशांत किशोर की, वो वोट उनका श्रिंक कर जाए, वोट में वो पॉपुलैरिटी नहीं दिखेगी। लेकिन चूंकि हार जीत का अंतर बहुत कम होता है, मैंने बताया पिछली बार 12,000 वोटों का अंतर था, तो उसमें बहुत अधिक सीटों पे वो खेला कर दे सकते जी जी, जो बात नीलू रंजन जी कह रहे हैं कि पिछली बार हार जीत का अंतर बेहद कम था, पिछली बार मुकाबला बहुत करीबी था। इस बार की परिस्थिति अगर हम देखें तो इस बार राहुल गांधी खुद जमीन पर उतरे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव की तैयारी कई महीने पहले शुरू कर दी, कन्हैया कुमार को पहले ही भेज दिया बिहार में, और उन्होंने पहले पद यात्रा की, पलायन रोको यात्रा उन्होंने शुरू की, उसके बाद उन्होंने बिहार के अपने अध्यक्ष को बदल दिया, और फिर राहुल गांधी अब लगातार डेरा डाले हुए बिहार में मौजूद है। प्रियंका गांधी बिहार आई हैं, स्टालिन आए हैं, अभी अखिलेश यादव का भी दौरा जो है वो बिहार में होने जा रहा है। ऐसे में पिछली बार मुकाबला करीबी था, इस बार जब कांग्रेस ने इतना दम लगाया है, राहुल गांधी खुद बिहार में मौजूद हैं, तो ये मुकाबला तो और दिलचस्प होगा, ये लड़ाई तो इस बार की और दिलचस्प जो है वो दिखाई दे सकती है। आपको लगता नहीं है कि इस बार प्रशांत किशोर के लिए वाकई कोई स्पेस रहेगा, क्योंकि उनका कोई बेस वोटर तो नहीं है? देखिए, एक तो पिछले चुनाव से कंपेयर मैं तो कम से कम नहीं करता, हर चुनाव अलग होता है, उसके समीकरण अलग होते हैं। पिछले चुनाव में ओवैसी 5-6 सीटें ले गए थे, इस बार मुझे नहीं लगता शायद एक सीट हो, इससे ज्यादा खाता भी उनका शायद खुल पाए। तो परिस्थितियां अलग हैं। पिछली बार प्रशांत किशोर बिल्कुल नहीं थे, चिराग पासवान बाहर थे, मुकेश सहनी उस तरफ थे, इस बार इस तरफ, तो चीजें काफी बदली हैं। और एनडीए बनाम इंडिया के बीच में मैं मुकाबला मानकर चलता हूं। और ऐसे में बिहार का बड़ा जो वोटर है वैसे ही बहुत पॉलिटिकली बड़ा एक्टिव है। और ऐसे में दो बातें हैं, अगर वोटर ने ठान लिया कि बदलाव लाना है तो प्रशांत किशोर को कोई पूछेगा नहीं। जितना नीतीश विरोधी वोट है, बीजेपी विरोधी वोट है, वो सारा इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगा। और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर कैटलिस्ट का काम जरूर कर रहे हैं, माहौल बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो है ना कि वो एक गाना था, वो भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकंवर। तो भंवरा तो फूल तो खिलाएगा लेकिन ले जाएगा राजकंवर। तो ये कहानी कुछ कुछ अभी आज की तारीख में नजर आती है। आखिरी सवाल नीलू रंजन जी आपसे कि इस वक्त बिहार में वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी चला रहे हैं, तेजस्वी यादव चला रहे हैं, एसआईआर का मुद्दा जोर शोर से राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन ने उठाया हुआ है। जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा के जरिए राहुल गांधी बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, इसको लेकर एनडीए में और खासकर भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने क्या हलचल है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से खबरें आ रही हैं कि जो एनडीए के नेता हैं, भाजपा के नेता हैं, वो चिंतित हैं कि पिछड़ रहे हैं। हमारी बातचीत भी हो रही है। लेकिन जो बड़े नेता हैं, जो मतलब जो रणनीति तय करते हैं, जो चुनाव लड़ाते हैं कि कैसे लड़ना है, कब कैंपेन शुरू करना है, वो निश्चिंत है। उनका कहना है कि वहां हमेशा हमारा चुनाव टफ रहा है बिहार में, क्योंकि लगभग 28-30% वोट उनका एक मुश्त है एमवाई समीकरण का। यादव और मुस्लिम अगर देख ले तो आरजेडी के पास वो है पहले से। तो इनको तो वहां से वो स्टार्ट करना होता है, और इनको जो है वो 2%, 4%, 5% सब कास्ट का समीकरण जोड़ करके बनाना पड़ता है। तो वो एक समस्या, चैलेंज रहेगी। बात बढ़ के ये आती है यहाँ पे कि वो जो आरजेडी का वोट बैंक है या गठबंधन का जो महागठबंधन का वोट बैंक है, उसमें कुछ नया जुड़ रहा है क्या? कोई ऐसी जाति, कोई ऐसे लोग कोई जुड़ रहे हैं क्या जिससे उनका वोट बैंक थोड़ा सा बढ़ जाए? वो दिख नहीं रहा है। इस बार अगर आप देखेंगे तो अगर चिराग पासवान आ गए हैं इनके साथ, तो चिराग पासवान के आने से जो उनका 5-6% का अपना वोट है वो आ जाएगा। वो अलग मुद्दा है कि कुछ लोग कहेंगे कि भाई एक बार पासवान पता नहीं वोट दे या न दे, लेकिन हम मानते हैं कि चिराग अगर रहेंगे तो वोट आएगा, अगर मानते हैं
तो वो एडिशनल जुड़ रहा है इस बार से। जो हम है उसका जो वोट है वो जुड़ रहा है। तो इस ढंग से जो कुछ वोट जुड़ रहे हैं एनडीए में, वो दिखा रहा है कि वो कहीं ना कहीं से बड़ा करने की तैयारी में है। उनकी तरफ जुड़ने की बात जो है वो नहीं दिखे। दलितों के लिए उन्होंने दलित को कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है कि दलित एक बड़ा वोट बैंक वहां पे है, वो जुड़ जाए। लेकिन सारे दलितों पे उनका प्रभाव है ऐसा नहीं है। बहुत सारे दलितों पे वो सीपीआई-एमएल का भी है। सीपीआई-एमएल का जो है वो दलित वोट बैंक अच्छा खासा उनका है। तो ये पूरा का पूरा जो देखना पड़ेगा कि नया कुछ किसके तरफ जुड़ता है। लेकिन जो नीतीश कुमार भारी पड़ जाते हैं, वो महिला जो उनका वोट बैंक है वो महत्वपूर्ण है। और इस बार भी जो महिलाओं के लिए जो घोषणा, जो अभी विजय जी बता रहे थे कि 2-3 महीने में इतनी सारी घोषणाएं कर दी, तो वो उन्हीं वोट बैंकों के लिए, वोट बैंक के लिए घोषणाएं वो है। अब कोई बड़ा वर्ग अगर नाराज हो जाए उसमें किसी बात को लेकर के, और इनका जो है समीकरण जो है, सामाजिक समीकरण एनडीए का, वो बिखरने लगे, तो परिवर्तन बहुत बड़ा आ जाएगा। वो मुझे होता हुआ अभी नहीं दिख रहा है। आगे क्या होगा, अभी तो 2 महीने चुनावी घोषणा भी नहीं हुई है, नवंबर में चुनाव होना है, तो बहुत सारी चीजें भी होनी है, उसका हमें इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल, इंतजार तो अभी करना होगा, क्योंकि अभी बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान तक नहीं हुआ और चुनाव करीब करीब 2 महीने दूर है। लेकिन 2 महीने के अंदर ही चुनाव के कैंपेन भी होंगे, चुनाव कौन लड़ेगा ये कैंडिडेट्स भी सिलेक्ट किए जाएंगे और सीट शेयरिंग भी हो जाएगी। इस बीच बहुत सारी चर्चाएं चलेंगी, इन चर्चाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।